पीछे जैसे क्वेश्चन आया था अर्थवर्म के ऊपर जो किसी को नहीं आता था, बिकॉज वो छोटा, मैं को बहुत मेहनत लगता है और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100 में से 50 है, तो उसको छोड़ देना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी तो तुम्हें करने हैं ना और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, वैसे इसके उसे छोड़ना, ठीक है? मैम वॉइस ठीक है, लैग हो रही कुछ लैग हो रही है? है। यस मैम। अब आ रही है? यस मैम। ओके, जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ ना मैं, मेरे को भी पता नहीं चलता, धीरे धीरे बोलती हूँ। पहले बताओ, पीछे कुत्ते भंगड़ा कर रहे हैं, आवाज तो नहीं आ रही? नो मैम। नो आ भी मैम। रही है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरी गली के कुत्ते बहुत खतरनाक है, ऐसे काटने को पड़ते हैं, मुझे तो डर लगता भी है। आज हम करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यो मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम बढ़िया वाला पार्ट, गली में मारे फेरे, ए दत्त, क्या लिखते हो? सुनो, अब हम करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वो हमारे शरीर का पार्ट होती है, तो हमको जल्दी याद रहती है, लेकिन उसके क्वेश्चन भी फिर इंटरेस्टिंग आते हैं, क्योंकि जो चीज़ इजी होती है उससे डिफिकल्ट पेपर आता है, जो चीज़ डिफिकल्ट होती है उससे इजी पेपर आता है, और दोनों ही हमसे नहीं होते। कैसा डिलेमा है लाइफ का ये। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ करेंगे। इतने कम बच्चे आके ना ऐसे मोटिवेशन कम हो जाता है मेरा, पर चलो कोई बात नहीं। अच्छा अनीशा, मेरे को लगा आकाश आया क्लास में, मैं कहा इसे क्या हो गया, ये कब से क्लास लाने लग गया। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवाइज बहुत ज़्यादा किया जाएगा, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर होने के बाद वो दूसरे चैप्टर से कंपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो तुम्हारा होमवर्क इतना ही है कि जितना मैंने तुमको क्लास में पढ़ाया उतना पढ़ाना बहुत है, बहुत ज़्यादा, ये तो उतना पढ़ाना बहुत है, ठीक है? स्पेशली स्कूल वाले बच्चे जिनका प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ के ज़रूर आना क्लास का, नहीं तो तुम बहुत आराम से भूल जाओगे, और अगर इतना पढ़ाने के बाद तुम भूल गए तो दोबारा से इसे करना तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्कूल वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितना क्लास में कराया सिर्फ उतना कराना, 15 से 20 मिनट लगेंगे तुमको प्रेजेंटेशन फटाफट पढ़ने में, आंखें बंद करके ऐसे रिवाइज करने में, ओके? बाकी जो बच्चे हैं जो स्कूल वाले नहीं है, जिनके प्री बोर्ड्स हो चुके हैं या जो कॉलेज आ रहे हैं, नलायकों, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो तुमको पूरे नंबर लेके आने हैं, राइट? तुम में से कुछ बच्चे तो है ना जो बायो में पूरे नंबर लेके आएंगे, वो होते हैं ना, हर साल बच्चे आते हैं ऑल इंडिया बायोलॉजी फुल मार्क्स, सुने वो बच्चों? यस मैम। सुने, है ना? वो तुम ही हो इस साल की, समझ में आई तुम अच्छे अच्छे नंबर लाओगे, तुम फेमस हो गए, तुम्हारे साथ मैं भी फेमस होंगी, समझ रहे हो तुम? यस मैम। यो मैम। बाकियों को समझ नहीं आ रही? यो मैम। यस मैम आ मैम। रही है। यस मैम। हाँ हाँ, तो तुम ही वही वाले बच्चे हो, वो जो ऑल इंडिया पूरा एक सब्जेक्ट में नंबर लेके आते, फिर उनसे बाकी लोग स्ट्रेटेजी पूछते, आपने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, आपने कितनी बुक्स करी थी, वो तुमसे ही पूछेंगे, ठीक है? फिर मैं तुमको बता दूंगी कि हर 2-3 लाइनों के बाद तुम बोलोगे साक्षी मैम हमारी भगवान है। हाँ हाँ बिल्कुल साहिल, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है? फिर तुमको ऐसे और टीचर्स, बायो वाले टीचर्स से पैसे दे सकते हैं, हो सकता है ना ऐसे कोई और लोग तुम्हें पैसे दे के बोले तुम हमारा नाम लो, फिर तुम उनसे पैसे ले लेना, मुझे भी दे देना, लेकिन नाम मेरा ही लेना, समझ रहे हो? तो तुमको फुल मार्क्स लाने हैं, यस मैम। एग्जैक्टली राइट, तो उसके लिए पढ़ लेना। और बायो में आ भी सकते हैं, जनवरी है, तुम्हें सारा सिलेबस तो करा दूंगी मैं, बहुत बार रिवाइज कर दूंगी, अब तो बनते हैं ना फुल मार्क्स, राइट? तो फुल मार्क्स लेके आने हैं, एक सब्जेक्ट में तो लेके चलो एटलीस्ट को। और आप भी जाते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, आते हैं भाई, वो जिनके आते हैं वो परमात्मा थोड़ी होते हैं। स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी तो सिखा रही हूँ मैं, तुम्हें सिखा के रही हूँ, बट तो तुम किसी और टीचर से भी लेते। चलो आओ, सबसे पहले कौन है ये? साइंटिस्ट। अरे तुमको नाम नहीं दिख रहा क्या, अल्फोंसो कोटी? साइंटिस्ट? अल्फोंसो को अल्फोंसो नाम कहाँ सुना है? कहीं भी नहीं सुना टीवी पे ऐड आती है यार, यार एक तरीके के आम का मैम। नाम भी कौन तो सी होता ऐड है हमने नहीं सुनी? अल्फोंसो, एक तरीके के मैंगो होते हैं। कैटरीना कैफ ऐड करती तो थी, हम नहीं देखते टीवी, ले वी कांट बी बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। अल्फोंसो कोटी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, ठीक है। अल्फोंसो कोटी एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमी मतलब जो बॉडी के अंदर की स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गन के अंदर की जब स्टडी करते हैं हम उसको कहते हैं एनाटॉमिस्ट। ही वाज बोर्न इन 1822। जनरली कोई ये नहीं पूछेगा। कोटी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। समटाइम्स ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैं तुम्हें अब सारी पॉसिबिलिटी करा रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ तुम नीट क्रैक कर लो, मुझे पता कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा पर्पस है कि तुम बायो में फुल मार्क्स लेके आओ। क्या तुम भी फेमस हो, हम भी फेमस हो, हम सारे मिलकर करोड़पति होंगे, समझ आई? तो अपना यही मोटो है, ठीक है। तो साइंटिफिक कॉटी ने जब स्टडी अपनी स्टार्ट करी थी तो वो किसको स्टडी करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर मतलब दिल, और दिल से कनेक्टेड वेसल्स। तो दिल वाले सिस्टम को स्टडी कर रहे थे रेप्टाइल्स में। समटाइम्स ये चीज आ जाती है। किसको स्टडी कर रहे थे? बहुत रेयर है बट कर लो, जब आई गया है तो 4 तो लाइनें हैं। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। तो इनका वर्क किसके ऊपर है? ऑडिटरी सिस्टम मतलब कान। जैसे मैं बोलती हूँ, फालतू की बात करती हूँ, तुमको सुनता है, अच्छी बातें नहीं सुनती ना, राइट? Yes, So, ma'am. देखो यस कह रही है। In 1851 he published a paper describing the structure located on the basilar तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे पड़ा था ऑफ कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस इनटू नर्व इम्पल्सेस। तो इन्होंने ऐसा एक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया जो क्या करता था कि ये जो साउंड वाइब्रेशंस आ रही है ना हवा के साथ मेरे कान में, ठीक है, तो मेरे कान में ऐसा स्ट्रक्चर पड़ा है जो इन साउंड वाइब्रेशंस को किस में चेंज करता है? नर्व इम्पल्सेस में, कि वो मेरे दिमाग में नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में जा रही है, समझ रहे हो? तो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है वो छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे हम ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑर्गन ऑफ कॉटी के नाम से जानते हैं। तो ये इनकी रिसर्च इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है तो तुम एक चीज कर सकते हो, तुम पूरा ईयर मत पढ़ो, दैट इज फाइन, अंडरस्टूड है। ईयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऑर्गन ऑफ कॉटी क्या है ये तो पढ़ सकते हो ना। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी कौन से वाले पार्ट से? ईयर वाले पार्ट, कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है? वैसे तो फंक्शन है लेकिन उसका फंक्शन क्या है? तो थोड़ा सा रिवाइज हो गया ना 2 चैप्टर कनेक्ट करके, राइट? डन? चलो Yes, ma'am. यस अब मैम। कुछ नहीं बोलना है ना। हाँ तो हम ऐसे ही इंटरलिंक करते हुए चलेंगे क्योंकि अब हम बड़े बच्चे हो गए है ना। मतलब मैं छोटी हूँ लेकिन तुम बड़े हो गए हो, ठीक है साहिल भाई, तुझसे पढ़ लियो। अब बेसिक की बात करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो खाना हम खाते हैं, और अक्सर मैं क्लास के बीच में खाती हूँ, तो वो जो खाना होता है उसका हमारे शरीर के अंदर जाके क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हमें जानना है कि बेसिक सी बॉडी में कैविटीज क्या है। कैविटीज मतलब एक खाली जगह, ठीक है। दांतों की कैविटी मतलब इन्फेक्शन की बात नहीं कर रही भाई। तो बॉडी जो है हमारी वो डिवाइडेड होती है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि अगर ये प्राणी है तो जहां पर उसके लंग्स पड़ा उस रीजन उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? thoracic cavity, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। यस, टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी के नीचे जहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन वगैरह पड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? abdominal cavity, एब्डोमिनल कैविटी। और वो वाली कैविटी कहाँ है जहाँ पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं? थोड़ा सा से नीचे होती है, इसे हम कहते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है। लेकिन बॉडी ऐसे कैसे अच्छे से डिवाइड होगी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी में? क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जो इसे डिवाइड करता है, और ये स्ट्रक्चर वही है जिसके ऊपर लंग्स थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। क्या नाम है इसका? Diaphragm. डायफ्राम, है ना। जब मैं स्कूल में थी तो मैं इसको डायफ्राम बोलती थी, इसके लिए मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया गया है। डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर देता है, ठीक है। डायफ्राम किस चीज़ से बना होता है? मसल है, ऑर्गन है, हड्डी है, क्या है? muscle, Muscle. इट्स अ मसल है, मूवमेंट करती है ये बहुत अच्छी सी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, ठीक है। तो डायफ्राम के ऊपर एक छोटू सा नोट लिख के ऐसे कुचुक सा ऊपर लगा लेना अपनी बुक के, इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके नाउ चलो, अब इसमें हम थोड़ा सा पार्ट करते हैं। अरे ये पढ़ाऊंगी मैं, एक सेकेंड, कहाँ गया वो वाला पेज का है? हाँ चलो, आज हम बात करेंगे भोजन को खाने की और पचाने की। मेरे को बताओ, बर्गर पसंद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बर्गर बनाती है, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मैं मजे लेके पढ़ाऊंगी, तुमको तकलीफ है तो चले जाना, ठीक है। मैं तो अपने मन से पढ़ाऊंगी। तो बर्गर में सबसे पहले ऊपर क्या होता है? Bun. Bread. Bread. ब्रेड किस चीज से बनी होती है? चल यार बन नहीं लेते हैं ऐसे, मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, Check. थोड़े से वो लगा देती हूँ यार, मैं हेल्दी वाली ब्रेड बनाती हूँ। आगे, चिकन या वेज? Veg. Veg. Non-veg. वेज बर्गर, ठीक है, चिकन बर्गर बनाएंगे हम।
इनको वेज खाना खुद ऑर्डर कर ले, मैं तो चिकन खाऊंगी। अभी मैं वेजिटेरियन हूँ, अभी मैं नॉन वेजिटेरियन, एक दिन वेजिटेरियन हो जाऊंगी। अच्छा, और कुछ लगाना है इसके अंदर? थोड़े से वो हरे हरे पत्ते लगा ले, लेटिस। यो मैम लगा दो। कल खाया था मैंने बर्गर। सो विद द हेल्प ऑफ यस, वेरी गुड प्रतिभा, नाइस। अच्छा, थोड़ी मेयोनीज डाल दूं? यस मैम। यस मैम। ये वाली मेयोनीज थोड़ी येलो है, ठीक है, क्योंकि वाइट वाला कलर ना फिर रिकॉर्डिंग में दिखेगा नहीं। मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगी और तुम सोचते रह जाओगे हुआ क्या। थोड़ी ज़्यादा मेयोनीज डाल देती हूँ, मज़ा आता है खाने में। वैसे मेयोनीज मैम अच्छी नहीं होती सेहत की। क्या? मैम चीज ठीक भी। है, चीज़ ओके। चीज़ पसंद नहीं है। ये लो, चीज़ की लाइन लगा देती हूँ। ओके 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 ओके। मज़ा आ गया। बन किससे बना है? मैदे से। और कुछ? आटा। गन खाते तो मीठा मीठा होता है, आटा, है ना? तो जो वीट होगा तो उसमें मिठास होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट? यस मैम। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें, नहीं? ये मिला कार्बोहाइड्रेट, बन से मिल गया, ठीक है। अंदर पड़ा है हमारे पास चिकन पैटी, ठीक है। मैं टीचर के से बर्गर मारकर या अंजिल, ठीक है। उसके बाद आया अपने पास चिकन पैटी। चिकन पैटी इज बेसिकली व्हाट? चिकन इज व्हाट? मम्मा इतना ध्यान तो सुबह रक्षा कहीं थे माइक बंद कर, मम्मी से लड़ाई हो रही है, माइक बंद करके। चिकन किससे बना होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, तो उसकी बॉडी मेनली किससे बनी है? प्रोटीन। प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद अपने डाला बहुत सारा मेयोनीज और चीज, क्या होता है उसमें? क्या होता है उसमें भाई? खाने से क्या हो जाते हैं बेटा? फैट। फैट को मैं लिपिड बोल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब अगर इसमें हरी हरी पत्तियां डली है, तो जो प्लांट है, प्लांट का जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर हाँ यस ओशन, वेरी गुड। तो प्लांट का जो सेल है, जैसे मैंने ये बोल दिया लेटस, तो सेल्स के अंदर प्लांट सेल इज यूकैरियोटिक सेल, करेक्ट? यो मैम। प्लांट, है यो ना? मैम। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर उसमें न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होगा। यस मैम। यस मैम। प्लांट सेल यस के मैम। और कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा अपना? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी तो हमारे बॉडी में जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं ना डीएनए अलग हो जाएगा। तो बेटा जब भी तुम पत्ते खाते हो ना, तुम्हारे बॉडी में डीएनए भी जाता है किसी का, है ना? तो उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि मेरी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स भी जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड लिख देती हूँ, चल इजी कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड। अब तुम कुछ भी खाते हो या कुछ भी पीते हो ना, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फूड के, तो ये जो मैंने अभी बनाया, ये क्या है? फूड मेजर कंपोनेंट्स। देखो ऊपर नीचे होता रहेगा, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा, किसी में कोई चीज़ कम, लेकिन जो मेन चीज़ें तुम अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करती हो, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो यही होते हैं। एक होते हैं कार्ब्स, ठीक है, होते हैं। एक होते हैं प्रोटीन्स, एक होता है फैट, जो तुम बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हो भैया, अभी मैंने पूरी खाई है, मुझे तो कुछ कहने का हक नहीं है, फैट। और एक होते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यही मेन कंपोनेंट है जो तुम खाते हो। अब यही ऐसे ही तुमने कहीं पढ़े हैं ये चार किसी चैप्टर में? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ये बच्चा कुछ करेगा। बायोमोलिक्यूल, तुम बायोमोलिक्यूल्स में इन्हीं के बारे में पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि डाइजेशन में तुम इन्हीं की डाइजेशन पढ़ते हो। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में जितने भी केमिकल रिएक्शन तुम अपनी एनसीईआरटी में देखो, जो तुम्हारा दिमाग एकदम घुमा देते हैं, वो सब इन्हीं को तोड़ने के लिए बने हैं। अब क्या होता है ना कि जब मैं बर्गर का बाइट लूंगी, ठीक है, और मैं उसको चबाऊंगी, मजे से चबाऊंगी, और मैं तो आधा बर्गर खाते हुए सो भी जाऊंगी, मेरे को नींद आ जाती है, ठीक है। तो जब मैं उसको खाऊंगी तो वो मेरी बॉडी में जाके धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो टूटेगा। तो ये खाना जो मैं खा रही हूँ मेरी बॉडी में धीरे धीरे टूट रहा है, इसका पर्पस क्या है? मीन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी। उससे एनर्जी निकालने में, मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यही चार कंपोनेंट्स है जो हमने तोड़ने के लिए सीखनी है। हम स्टार्ट करेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट से और हम एंड करेंगे
फैट में। फैट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो याद रखना हम इनका डाइजेशन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब हम पढ़ने क्या वाले हैं? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा जो भी खाना है, ध्यान से सुनना, जो भी खाना है, क्या खाना है अपने को? बर्गर खाना है। जो भी खाना है उसकी बाइट लेना, उसको हमारी बॉडी में मैकेनिकली तोड़ना, फिर हमारी पूरी बॉडी में केमिकली तोड़ना, फिर उससे सारा का सारा न्यूट्रिशन निकाल लेना, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है? तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी टर्म है। अब न्यूट्रिशन के अंदर स्टेप आते हैं। इंजेशन मतलब जब तुम खाने का बाइट लेते हो, ठीक है? तो जब तुमने बर्गर को बाइट लिया, दैट इज इंजेशन। डाइजेशन मतलब उसका ब्रेक डाउन करना, चाहे तुम उसको फिजिकली तोड़ रहे हो अपने दांतों से या केमिकली तोड़ रहे हो, केमिकल एंजाइम से। फिर उसका होता है एब्जॉर्प्शन। जब तुमने खाने को छोटा छोटा तोड़ दिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तुम्हारे ब्लड वेसल न्यूट्रिशंस को निकाल लेते हैं। फिर होता है एसिमिलेशन। अब इमेजिन करो खून के अंदर सारे जो भी एनर्जी के मतलब जो भी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐसे ऐसे जल रहे हैं ब्लड के अंदर। अब वो ब्लड में जाते हैं, ब्लड के थ्रू तुम्हारे सेल तक पहुंचे, तो मेरे स्किन के सेल्स ने उनको ले लिया। तो सेल के सेल जो न्यूट्रिशन ब्लड से खींच रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन। उन्होंने खींच लिया और अब उसको और तोड़ के वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेंगे? एनर्जी जनरेट करेंगे। और एलिमिनेशन होता है, हर सेल वेस्ट मटेरियल बनाएगा और वो ब्लड वेसल्स में डाल देगा। फिर सारा का सारा वेस्ट मटेरियल एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक है, और एक यूरिनरी सिस्टम से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, कुछ तुम्हारा स्वेट के थ्रू बाहर निकलता है। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है तुम्हारी बॉडी से बाहर निकल गया, दैट इज एलिमिनेशन। तो ये पूरा प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. भाई पक्का समझ में आया? वॉइस लैग हो रही है? Yes, ma'am. आ गया. Yes, ma'am. ओके, चलो फिर स्टार्ट करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो मत जाना यार, ह्यूमन चीज़ों में सोओगे तो फिर जाओगे इसमें है। चलो एनसीईआरटी साथ साथ इसी खत्म कराऊंगी, फिर एक साथ ना लंबा पड़ जाता है काम, है ना? चलो स्टार्ट करूँ। ओके, सो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको भोजन चाहिए, चींटी को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर, हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ये न्यूक्लिक एसिड यहाँ मेंशन नहीं करता, लेकिन इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस में मेंशन करते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है? तो तुम यहाँ पे लिख लेना न्यूक्लिक एसिड भी ऊपर ऊपर के, ठीक है? ओके, आगे चलूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो एक प्यारी सी बात बोल रहे हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो छोटी सी क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं अपने खाने में, तो वो मेजर कंपोनेंट्स में नहीं आते, इसलिए हमने लिखा भी नहीं। नाउ फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। फूड हमें एनर्जी भी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी देता है ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए, ताकि हम ग्रो भी कर सके और हमारे टिश्यू रिपेयर भी कर सके। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, दैट इज वाटर। वाटर वी टेक इन, जो पानी हम पीते हैं वो क्या करता है? प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जो वर्ड है जिस पे ध्यान देना है वो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो जिसको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं पता उसको बता दूं कि ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कह देंगे, ठीक है? और केमिकल रिएक्शन, कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं ना, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंड वाटर ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो पानी हमें चाहिए शरीर के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन है उनके लिए, और हमें पानी चाहिए ताकि हम डिहाइड्रेट ना हो जाए, राइट? नाउ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तुम्हें बायो मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में एक डेफिनेशन भी मिलेगी, तो तुम क्या करना, बायो मॉलिक्यूल के चैप्टर से डेफिनेशन उठा लेना, नहीं तो मैं बाद में कराऊंगी, अभी ऐड नहीं कर रही। इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय योर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ऐसा नहीं है मैं बर्गर खाऊं और इसकी पैटी ऐसे की ऐसे यूज हो जाए, उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है, वो इन सब्सटेंसेस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है? जैसे अब तुमको जबरदस्ती किसी रूम में ठूसना मुश्किल है, मैं तुम सबको पकड़ के कूट दूं, ऐसे टांगों तोड़ के एक रूम में डाल दूं तो ज्यादा इजी होगा, राइट? Now, this process of conversion of complex food substances to simple absorbable form, absorb करने वाली फॉर्म जो ब्लड absorb करेगा, is known as digestion, ठीक है? तो डाइजेशन को वैसे तो एक्चुअल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनती है ये, पर एनसीईआरटी ऐसे लिखते हैं तो हमें इसी के साथ जाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन,
ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देना उसको डाइजेशन कहते हैं। एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय अ डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मतलब जहाँ पर भी उसने खाने को एक्स्ट्रा प्रेशर से तोड़ा, जैसे कि दांतों ने दबा के तोड़ा खाने को, तो मैकेनिकल है। स्टमक में ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है तो मैकेनिकली खाने को तोड़ता है। बायोकेमिकल का मतलब है कि तुमने केमिकली तोड़ा, जैसे स्टमक में HCl होता है तो खाने को केमिकली तोड़ता है, ठीक है। सो ये था नॉर्मल चीज। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। किसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल? मैं स्कूल में थी, मेरे को सच में नहीं पता था, सच बता रही हूँ। मेरे को लगता था ईसोफेगस को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ से अनस तक की Mouth जो से भी लेकर सामान होगी। हाँ, तुम सोचते हो मैडम तो बड़ी बेवकूफ़ थी यार स्कूल में। हाँ, तो ये तो सच है, मुझे नहीं पता था। पहली वाले मैम जो थे वो ऐसे ना एनसीईआरटी रीड करा देते, तो मेरे को ना ऐसे समझ नहीं आती थी जब सिर्फ कोई एनसीईआरटी पढ़ा है तो फिर मेरे को वहाँ समझ नहीं आती थी। और जिनके बाद मैं ट्यूशन लेती थी वो एक्चुअल में डॉक्टर थे, वो डॉक्टर बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो टीचर बहुत ख़राब थे। लेकिन सबको था हाँ ये डॉक्टर है तो ये टीचर है, तो वहाँ पे मेरे साथ बुरा हो गया। तो ये माउथ से लेकर माउथ की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है और एनस जहाँ से फीसिस रिमूव होते हैं, इस पूरे पैसेज को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। बीच बीच में एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफाई होकर ऑर्गन भी बनाती है, जैसे कि स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, जैसे कि इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल से बनी है डाइजेस्टिव सिस्टम और एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर कौन से ग्लैंड्स तुम पढ़ते हो? कुछ ग्लैंड्स है जो सिक्रीशन भेजते हैं यहाँ पर। एक है लिवर, दूसरा है पेनक्रियाज, pancreas, सुना है ना? Yes, और ma'am. कुछ है गॉल ब्लैडर। बेटा? लिवर के साथ ही वैसे ऐड हो जाता है, क्योंकि लिवर मेन कॉम्पोजिशन करता है ना, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है। salivary अभी इतना gland, करते हैं और मिलता है तो देखते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड, वेरी, ये हमारा छोरा छोरों से कम कोई ना। सलाइवरी ग्लैंड, तो 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे नाम लिख लो जब लिख ही रहे हो तो, क्या दिक्कत है? चलो पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल से तुम्हें बक्कल कैविटी से स्टार्ट करेगी तो मैं खुद से पढ़ाना पसंद करूंगी भैया। तो ये कौन है, नाम रखो इनका जल्दी जल्दी। इनको हर टाइम गुस्सा आता रहता, क्या नाम रखे इनका, जल्दी बताओ। Sahil भैया. बहुत बढ़िया, साहिल भैया। हमारे प्यारे साहिल भैया ये। इतनी लंबी ला मैम के कौन है साहिल ये मेरी प्यारी सखी जिसको मुझे चलो, तो ये हमारे साहिल भैया है, ठीक है। तो तुम्हारे साहिल भैया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो देखो यहाँ से नोज है, ये नोज से एक नेजल चेम्बर होता है, यहाँ पे जो एयर जाती है इस पूरे पैसेज को, इस पूरे एरिया को हम नेजल चेम्बर कहते हैं। ये पीछे जाके मिलता है, ऐसे एक दीवार है, कॉमन पैसेज है। अब जो माउथ है ना, माउथ के अंदर भी एक चेम्बर होता है। चेम्बर मतलब ये खाली जगह और कुछ नहीं है, ठीक है, एक चेम्बर सा होता है। और ये भी देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख रहा है ये पीछे जाके मिल रहा है, तुमको दिख रहा है देयर इज yes अ ma'am, पॉइंट Yes, जहाँ पे हवा और खाने का एक साथ पैसेज है। इसलिए पानी पीते हो जोर से हंस मत देना, नाक में चला जाता है भाई, वो यहीं से जाता है पीछे से, वो बहुत दर्द होता है नाक में। ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मेरे साथ क्यों है? Yes, ma'am. yes ma'am, इसलिए होता है, कुछ लोग करते हैं ना, यहाँ से कुछ डालते हैं मुंह से निकाल लेते हैं, मुंह से डाल के नाक से निकाल लेते हैं, वो इसी को यूज करते हैं, ठीक है, बायो ही है वो, राइट। तो जो माउथ है, माउथ और उसके अंदर की जो कैविटी होती है, तो इस पूरे एरिया को हम कहते हैं बकल कैविटी, ठीक है। अब बकल कैविटी इतने डिटेल में क्यों बोली मैंने, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि आपके जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो बकल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं, अंदर नहीं होते। तो जो तुम्हारे सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है तुम्हारे मुंह में नहीं है, बाहर की तरफ है, अभी वो भी करेंगे। तो हमें ना नेजल के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें बकल कैविटी पे फोकस करना। तो दिस इज योर माउथ ओपनिंग, मुंह खोला, यहाँ पे उसने बर्गर का बाइट लिया, बकल कैविटी में खाना गया। अब पीछे ये जो एरिया है जो किसके लिए कॉमन पैसेज है, खाने के लिए भी और हवा के लिए, उसे हम बुलाते हैं फेरिंग्स या लैरिंग्स? Pharynx, Pharynx. लैरिंग्स, राइट। क्योंकि लैरिंग्स इज लाइक ला 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 ला, समथिंग रिलेटेड टू साउंड, ला 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 साउंड होती है ना, तो मुझे ऐसे याद है कि लैरिंग्स इज रिलेटेड टू साउंड, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हाँ बताती हूँ, ठीक है। तो फेरिंग्स पे जो क्वेश्चन आया दैट इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर food and air, food and air.
यस, तो ये नीट का क्वेश्चन है, ये कितना इजी क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि ये जो फेरिंग्स होता है ना, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर अब तुम अपने गर्दन को हाथ लगाओ, स्पेशली लड़के, क्योंकि उनके यहाँ पे ज्यादा होता है प्रोमिनेंट। अगर मैं हाथ लगाऊं तो कुछ ऐसे, तुम हाथ लगा के देखना, थोड़ा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताना। सॉफ्ट सॉफ्ट है, क्या है, हार्ड हार्ड है, कॉन्टिन्यूस पाइप है या Hard थोड़े है। ब्रेक्स लग रहे हैं? ब्रेक्स Break. लगे मैम Breaks एडम है। एप्पल। ऐसा लग रहा है ना। हाँ, एडम एप्पल, एडम का एप्पल है। तो यहाँ पर एक पाइप है जो अलग हो जाती है, ठीक है, और ये आगे जाती है और चेंज हो जाती है तो ट्रैकिया, और ये जाती है लंग्स की तरफ। तो ये है हमारी विंड पाइप। तो वो गला दबा के जो मार देते हैं ना, वो इसी को घोट देते हैं। विंड पाइप टूटी, विंड पाइप टूटी, मृत्यु दंड है, नहीं बचा पाओगे, ठीक है। इसलिए ना मजाक में भी किसी का गला ध्यान से पकड़ना भाई, मत पकड़ना, कभी कभार टूट जाता है और दिक्कत हो जाएगी, मर्डर केस हो जाएगा तुम पे, ऐसे मत करना। ओके, तो ट्रैकिया यहाँ आ जाता है और यहाँ पे एपिग्लोटिस और ग्लोटिस की कहानी आती है और रेस्पिरेशन में बताई हुई है, ठीक है। अब इधर आओ, जो पीछे की पाइप रहती है जिसको तुम छू नहीं पाते हो, दिस इज नोन एज इसोफिगस। ये इसका दूसरा नाम है फूड पाइप। फूड पाइप। तो बेटा तुम्हारा जो खाना है ना, वो यहाँ जाएगा। अच्छा, अगर इसोफिगस है तो मैं पीछे से हाथ लगाऊं अपनी गर्दन से, तो मैं किसको छू पा रही हूँ? इसोफिगस को छू पा रही हूँ? नो मैम। किसको छू रही हूँ? बैकबोन। बैकबोन। तो पीछे आती है बैकबोन, यानी कि यहाँ पर बैकबोन होगी, ठीक है। ये हमारी है बैकबोन। तो याद रखना इसोफिगस बीच में पड़ी है। ओके, चलो अब फूड पाइप की तरफ चलते हैं। तो चलो बकल कैविटी को पढ़ ले एक बार डिटेल में। यस मैम। तुम्हारे टेस्ट में भी क्वेश्चन आए थे उससे। तो देखो, एसेसरी ग्लैंड है हमारे पास, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लीवर, तो हम कर चुके हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड का पेयर होता है, आगे पढ़ेंगे इसको, धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं हम। जाओ, स्टेप इन न्यूट्रिशन हम कर चुके हैं, बर्गर हम बना चुके हैं, अब इसको बाइट खाते हैं। हिंदी मान लिया विषय में। तो हमने इसको कैसे काटा बर्गर को? दांत। किसकी मदद से? दांत की मदद से ना, होंठों की मदद से बर्गर तो नहीं कटेगा तेरा। क्वेश्चन कौन सी वाली स्लाइड बेटा? तो बकल कैविटी में आपको क्या क्या मिलेगा? बकल कैविटी इज अ स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड, और क्या है पूरे मुंह में? टंग। 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 और सूखा सूखा है मुंह। सलाइवा। नोट यहाँ लिखेंगे बहुत बड़ा बड़ा, क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है और बहुत बार उल्टा सीधा करके पूछा गया है कि सैलिवरी glands are present outside buccal cavity। आई थिंक ये क्वेश्चन भी था तुम्हारे टेस्ट में, है ना? दिया हुआ है टेस्ट तो पता होगा। यस मैम। का स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चा देखो मैसेज में मुझे क्या लिख रहा है। जतिन भाई साहब लिख रहे हैं, मैम साहिल वाली स्लाइड दिखा दो प्लीज। अबे है, कमाल हो गई कुछ भी। चलो नेक्स्ट। तो देखो अब हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दांतों के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो ये अपने दांत है, बहुत प्यारी फोटो भी लाई हूँ मैं इसकी। तो ये दांत के जिस पार्ट को तुम टच कर पाते हो, कौन सा पार्ट होता है? एनिमल। तीन आंसर कैसे दे सकते हो तुम? अच्छा, सही समझ नहीं आया बेटा, इसे हम कहते हैं क्राउन, इसको तुम छू पाते हो, ठीक है। और अरे यार तुम मुझे हंसा रहे हो अब। चलो यार मैं तुमको ये पहले ये डायग्राम दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से होगा। ये रियल टीथ है यहाँ पर, ठीक है, टूथ है, सॉरी, टीथ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ से कराती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, और मुझे स्टमक तक कर रहा है, आज तक तुम्हारी स्टमक करवा के फिरना चाहूंगी मैं। तो देखो ये दांत है, दांत में जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जिसको तुम टच कर पा रहे हो यहाँ तक पूरा, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्राउन। और ये जो तुम्हारी गम्स के अंदर है उसे हम कहते हैं रूट वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको जनरली तुम छू नहीं पाते हो अनटिल अनलेस तुम्हारे दांत तोड़ दूं मैं ऊपर से, लेकिन क्राउन को छू पाते हो। अब जो दांत है वो मेनली बना होता है डेंटाइन से, ठीक है। तो ये जो डायग्राम यहाँ बना रहे थे हम, ये बेसिकली यहाँ पर सिर्फ डेंटाइन था। अब डेंटाइन क्या है ना, कवर होता है, कवरिंग होती है इसके ऊपर। एक इसके ऊपर ये वाली कवरिंग है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है, जिसका नाम है एनिमल। एनामल। और एक नीचे की तरफ से भी कवरिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। देखो डेंटाइन को थोड़ा सा ऐसे रूट्स बनाती हूँ, ये डबल रूट वाला है, एनीवेज। तो इसके ऊपर भी एक और कवरिंग होती है, राइट। तो दो तरह की कवरिंग लगी हुई है डेंटाइन के ऊपर। तो डेंटाइन इज अ मेजर पार्ट, डेंटाइन और इनेमल में कंफ्यूज मत होना। तो ये इनेमल है,
ठीक है, हार्डर सब्सटेंस होता है, फिर भी इसको बैक्टीरिया लग के कैविटीज कर देता है, और ये थोड़ा सा येलोइश कलर में होता है। दांत नेचुरली थोड़े येलो ही होते हैं, बिल्कुल वाइट नहीं होते हैं, ठीक है, जनरली तो नहीं होते हैं। तो ये इनेमल है विच इज द हार्डर सब्सटेंस इन योर बॉडी। उसके नीचे है हमारा डेंटाइन, फिर यहाँ से आता है तुम्हारा गम। गम के नीचे अगर तुम आते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सेंटर वाला पार्ट आता है, अभी डायग्राम बनता है, अब यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, इनेमल, डेंटाइन। अब एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये कि डेंटाइन किससे बना, तो डेंटाइन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो इनेमल किससे बना होता है, इनेमल भी इसी से बना होता है, जस्ट अमाउंट ज्यादा होता है। तुम्हारी हड्डियों में भी ये सब होता है, लेकिन अमाउंट यहाँ पर ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारी बोन ज्यादा मजबूत क्यों नहीं, ये ज्यादा मजबूत क्यों है, क्योंकि इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई इट इज द हार्डेस्ट वन, राइट। अब नीचे से जो लेयर उसे कवर कर रही है, किसको, डेंटाइन को, विच इज द येलो वन आई हैव मेड हियर, येलो नहीं होती कह रही है, इसे हम कहते हैं सीमेंटम। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो कि तुम्हारे मसूड़े जो गम्स है उसके अंदर दांतों को जो ऐसे टिका के रख रही है ना, वो एक सीमेंट की लेयर है जिसे हम कहते हैं सीमेंटम। केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं आती, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सीमेंटम। अब से वो सीमेंटम होता है, जो सीमेंटम सीमेंट है, वो जो तुम्हारे गम्स के साथ कनेक्शन कैसे करते हो, तो मान लो ये दांत है, ठीक है, और ये गम्स है, तो ये ऐसे पड़ा है, लेकिन दांतों में जो सीमेंट की लेयर है वो गम्स के साथ कैसे जुड़ी है, थ्रू फाइबरस कनेक्शन। तो इन फाइबरस कनेक्शन का नाम है शार्पेस फाइबर, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये वर्ड आ जाता है शार्पेस फाइबर। एंड एक्चुअली बायो में ना, जो हमें लगते हैं ना थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वो एक्चुअली टर्म्स पे आते हैं कि ये टर्म तुमने कहाँ सुनी है, किस पार्ट से रिलेटेड है। तो याद रखना, शार्पेस फाइबर वो कनेक्शंस है जो सीमेंटम को जोड़ के रखते हैं, किससे, मसूड़ों से, गम से, राइट, क्लियर। Yes, ma'am. अब देखो, जो दांत है उनके अंदर नर्व्स होती हैं, ठीक है, इस तो जो गम्स होते हैं ना हमारे, और हमारे जो दांत होते हैं उनके अंदर नसें जा रही होती है, ठीक है, उनको वो हेल्दी रखते हैं, तो नसें जानी बड़ी जरूरी है। तो वो जो रीजन होता है ना जहाँ पे नसें होती है हमारी, उसे हम कहते हैं पल्प कैविटी। देखो, पल्पी पल्पी कैविटी, ये वाली। तो पल्प कैविटी में सारी के सारे वेसल्स होते हैं, ये पूरा नीचे तक कनेक्टेड है यार, गलत बनाया मैंने। तो ये है हमारी पल्प कैविटी, ओके। तो इसके अंदर सारी नर्व सप्लाई तुमको मिलेगी, मैं यहाँ निकलूँ नर्व सप्लाई। तो इसलिए जब भी अगर दांतों में कीड़े लग जाए तो डॉक्टर क्या, डेंटिस्ट क्या करते हैं, बेसिकली इसको सारा हटाते हैं। फिर नीचे जैसे तुम्हें इससे पहले तुम्हें सेंसेशन फील नहीं होगी, लेकिन अगर सेंसेशन फील होनी स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना कि पल्प कैविटी तक पहुंचा है। तो अगर दांतों में कीड़े लगे और तुम उसका इलाज ना करो ना, तो वो नर्व्स तक जा सकता है, और फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो नर्व्स को टच कर रहा है। तो अगर मैं टूथ को डिवाइड कर दूँ तो टूथ कैन बी डिवाइडेड, तुम्हारे दांत डिवाइड हो सकते हैं, एक क्राउन वाले रीजन में जहाँ पर तुमको इनेमल मिलेगा, डेंटाइन मिलेगा, एक नेक वाले रीजन में। नेक वाला रीजन वो है जहां से नीचे फिर मसूड़ों में चला जाता है दांत, ठीक है, और एक रूट वाला रीजन जो बिल्कुल रूट से जिनको तुम छू नहीं सकते, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ टीथ, जनरली ऐसे आते नहीं है, पर इनकेस आए तो तुमने टर्म सुनी हो कहाँ पर क्या है। डन, Yes, ma'am. यो मैम। मैम ओके। देखो, अब ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ आएगा। मैम प्रीवियस स्लाइड 1 मिनट। हो गया, अरे यस डांस मैम। कर रही है क्या स्लाइड के साथ, है। ये देखो, ये रही पल्पी कैविटी, उसके अंदर तुमको दिख रही है ये नसें जाती हुई, Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। मैम सुना है रूट कैनाल कर रहे हैं। यार ये जो नीचे तुम्हें ये रूट्स आती हुई दिखती है ना, पतली पतली सी, इन्हीं को कहते हैं रूट कैनाल। जब हालात इतने खराब हो जाए तो इनको फिक्स करना पड़ता है, तो इनको क्लोज करते हैं डॉक्टर, दिट इज रूट कैनाल। ये थोड़ा सीवियर प्रोसेस है, ठीक है, यस, ओके डन। चलो आगे, ये पल पल लेकिन इसके बीच में से नसें नहीं दिखा रही है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये वाला डायग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं जबरदस्ती ले आई। इसको क्या लिखूं, Crown. एनेमल क्राउन। Crown. इनेमल, नीचे वाला बी, Dental. डेंटाइन Dental. इन्हें क्या लिखूं, रूट कैनाल। रूट Root canal. इसे क्या लिखूं, नेक। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। ये ओके। अब देखो, जो तुम्हारे मसूड़े होते हैं, मसूड़े sorry, ये जो तुम्हारे ये दो जॉ है, इनका नाम क्या है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मैक्सिला। मैक्सिला वाले को क्या कहते हैं नलायको, मैक्सिला। नीचे वाले को क्या कहते हैं,
मैंडिबल lower jaw, Mandibles. मैंडिबल वेरी लोअर जो। अच्छा, बड़ी इंटेलिजेंट है तू है। इसको लिख लो लोअर जो। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आता है और ये तुमने कॉकरोच में बहुत पढ़ा होगा, मैंडिबल और मैक्सिलरी के ऊपर बहुत पूछते हैं वहां सवाल। तो मुझे बताओ तुम्हारे मुंह में मूवेबल कौन सी है, मैक्सिला या मैंडिबल? कैसे बोल पा रहे हो? मैंडिबल Mandible. हाँ मैक्सिला, ये पूरा हिस्सा यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो भाई ये नहीं हिलता, सोचो हर बार मैं मैम, बोलूं। जिस हिसाब से आप अपने फेस की मूवमेंट कर रहे थे ना, मुझे लगा ही था आप यही पूछोगे। अगर मैं ऐसे करूँ, सोचो ये अपनी जगह होता और ये हिलता होता, तो हर बार मैं बोलती मेरा सिर ऊपर नीचे जाता। भाई बड़े मजेदार मैम, क्लास हॉर्सेस में ऐसे ही होता है। है। अच्छा, तेरा भी यही होता है? ये सच्ची सब बताइयो। नो मैम। वो इमूवेबल है और ये मूवेबल है। एक बार किसी पेपर में आया, मुझे ना याद तो नहीं है किस पेपर में, लेकिन ये बदतमीज क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम क्लिक नहीं होता था, था मैंडिबल, बल का प्रयोग होता है इसको मूव करने में। ठीक है, चलो yes, ma'am. अब हम दांतों की Yes, बात ma'am. करते हैं। क्या खतरनाक दांत है। मुझे भी हंसी आ गई। चलो भाई दांत बनाते हैं। ठंड में लग रही है। हम उसी में ही करते हैं ना। इसे बनाऊँ? अच्छा चल, पहले वाला दांत नीले कलर का नहीं बनाएंगे, पढ़ाऊंगी तो अपने हिसाब से, जिसको देर लग रही है वो जा सकता है। पहला ये दांत, फिर उसके साथ ये वाला दांत, फिर ये वाला दांत, फिर ये दांत। ये है स्टार्टिंग के 4 दांत। ये वाले 2 मेरे तो बड़े बड़े हैं, खरगोश। ये वाले 2, ये वाले 2। तो ये वाले 2 को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर और इन वाले Incisor. 2 को incisors, इंसीजर ही कहते हैं। कितने इंसीजर है अपने पास? 4 4 और ऊपर वाले जो में है ना, 4 नहीं है, नीचे वाले दांत भी है। नालायक है। 8 ओह अच्छा, स्टाइल देख। उसके बाद आते हैं ये वाले दांत। मेरे इस दांतों में गैप है, नहीं दिखाना मैंने। ये वाले दांत, जिससे जब भाई बहन से लड़ाई होती है तो उनके जड़ा दिए जाते हैं, है ना। कैनाइन है ना, मैंने तो बहुत जड़ाया भैया, बहुत मजा आया। तुमने मारा कभी दांत? नो Yes, मैम। ma'am. मैं तो कोई पैकेट भी खोलती हूँ तो इन दांतों से खोलती हूँ, बस खुलता है, दिक्कत नहीं होती। उसके बाद कौन से आते हैं? प्रीमोलर Premolar. molars, कितने बनाऊँ एक तरफ? ए वेम्पायर वाली, कितने बनाऊँ एक तरफ? 2. 2। ये है प्रीमोलर। प्रीमोलर, मोलर आने से पहले प्री, से नर्सरी जाने से पहले प्री नर्सरी, पता नहीं क्यों करवाते हैं। उसके बाद आते हैं मोलर्स, 1 2 एंड 3। तुम्हारे 2 हैं? तुम्हारे 2 हैं कि 3? नहीं मैम. मैम 2 बेटा जीप पीछे लगा के देख ले, बड़ी पागल है। 2 होते हैं, एक तरफ तुम्हारे मेरे, एक तरफ 3 है। ऐसे कहते हैं अक्ल दाढ़ है, मेरे को एक ही तरफ अकल आई है। बाकी 3 तरफ अभी रहती है। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया ये मेरे आई। अडल्ट। क्यों आई मैम वो एक साइड? बस एक तरफ से मुझे अक्ल आ गई, इस तरफ आनी रहती है। तो ये मैंने आधा दांत बना दिया ना, मैं इसको यहीं पे बना देती, इससे पहले तुम मुझे बोले बाकी के दांत खा रही हो ना, पागल होगी। तो ये है मेरी अपर जॉ। अपर जॉ में टोटल कितने दांत? यार कैलकुलेट कर लो, अपर जॉ में कितने दांत? 15 16. 16. अच्छा मैथ इतनी खराब है। बेटा सेम नीचे आती है लोअर जॉ, तो लोअर जॉ में कितने दांत? 16. 16. टोटल कितने दांत? 32 32. टोटल इन अडल्ट। आपकी 31 है. हाँ यार। नहीं मेरे 31 थोड़ी है। तो आपने बोला ही 29 नहीं है आपको. 29. 29 है यार, 29 एक ही है। नहीं नहीं मैम, बाकी के 3 टूट गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे अडल्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से नीट का। मैं कॉमेडी नहीं कर रही, मैं कॉमेडी कर रही हूँ, लेकिन आता है पहला क्वेश्चन अडल्ट में कितने? 33 32 32। लेकिन बच्चों में कैसा होता है? बच्चों में है थोड़ा ठीक है। जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, अब इनके अंदर पहले दांत आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, नोनू मोनू बच्चे होते हैं, जिनके पास हमें मिलते हैं सिर्फ दूध के दांत, मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं? मिल्क टीथ कौन से वाले? हमारे मुंह में ऐसे कौन से दांत है तो जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, 2 बार नहीं आते? मिल्क टीथ होते हैं, पहले आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं। तो वो कौन से दांत है जो मिल्क टीथ नहीं है? जो सेकंड टाइम आ जाते हैं. ए, नाम बता, 4 नाम बताना मैं तेरे को।
तो दांत कितने Premolar. तरीके के हैं? यस, दांत कितने तरीके के हैं? पहले है इंसीजर्स, ठीक है, तो ये 2 बार आते हैं, 2 टाइम्स आते हैं, टूटेंगे आ जाएंगे। फिर हमारे पास होते हैं कैनाइन्स, ये भी 2 टाइम्स वाले हैं, टूटेंगे आ जाएंगे, ठीक है। फिर होते हैं इंसीजर्स, इंसीजर्स नहीं है, ये सिर्फ 1 टाइम। तो ये सिर्फ परमानेंट टीथ में आते हैं। जब तुम छोटू बच्चे थे तो तुम्हारे इंसीजर्स नहीं होते थे। ये क्या लिख रही हूँ मैं? प्रीमोलर सीजर दो बार नहीं होगी, दो बार। होगा। प्री मोलर होगा फिर मोलर। उसके बाद एक होता है हमारे पास मोलर। अब मोलर ना 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टार्टिंग 2 जो तुम्हारे पास है, राइट, और एक होता है लास्ट मोलर जो मेरे पास है एक। तो जो लास्ट मोलर्स होते हैं ना हमारे पास, टोटल कितने होंगे? अगर एक तरफ एक है तो टोटल कितने होंगे? 4 Four. जो लास्ट मोलर्स होते हैं वो 1 टाइम होते हैं, बाकी 2 वाले बोथ टाइम, 2 टाइम, राइट। तो मुझे अब बताओ कि छोटे वाले बच्चों में कौन से दांत नहीं आएंगे, मिल्क टीथ में नहीं होंगे? थर्ड मोलर थर्ड मोल तो मिल्क टीथ में एब्सेंट हो से कौन कौन से दांत? लास्ट मोलर एंड Premolars. प्रीमोलर एंड प्रीमोलर्स। ये एक नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, डन। यस मैम। Yeah, ma'am. अब देखो, अब हम दांत को क्या करेंगे? ये देखो कितने प्यारे दांत बनाए प्रीवियस हो। स्लाइड मैम प्रीवियस स्टमक तो मैं तुमको करा के भेजूंगी। टर्न मैम। अब देखो ये दांत है ना, अब एक काम करो, इसको 4 हिस्सों में, देखो ऐसे ही दांत नीचे भी है, ठीक है, सेम डेंटिशन है। अब मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ ऐसे करके, एक लाइन से ही नहीं डली मुझसे, क्या होगा मेरा? ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, मुंह को अपन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं बहुत ही आराम से। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको, तो टेल मी वन थिंग कि इस वाले हिस्से में इसको ऐसे लिखेंगे हम, A B C D। तो मुझे बताओ A में कितने दांत हैं, कितने 8 इंसीजर्स हैं? इंसीजर्स कितने हैं? 2 2 कैनाइन्स 1 1 2 मोलर 3 3 ठीक है। तो ये अपर जो का हाफ लिखा, अब इसी के नीचे बाकी का बी साइड पे बता दो कितने इंसीजर? 2 कैनाइन 1 2 3 2 मोलर 3 मोलर। इसको हम कहते हैं अडल्ट डेंटिशन का फॉर्मूला। तो ये एक जॉ के 2 पार्ट्स को लिख देते हैं हम इस तरीके से, इसे अडल्ट डेंटिशन का फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ड्राइव हुआ है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, नीचे वाला नहीं लिखते, ये डेंटिस्ट का काम आता है तुमको इधर रट्टा मारने का, ठीक है। अब देखो ऐसे ही फॉर्मूला तुमको एलिफेंट का भी याद करना, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वेटनरी के पेपर में पूछ लिया जाता है। अब अगर ये अडल्ट का फॉर्मूला है, तुमको पता चल गया 2 कॉरेस्पॉन्ड टू इंसीजर ना, राइट। तो मुझको बताओ, अगर मुझे यही फॉर्मूला किसी इन्फेंट का लिखना होता तो मैं क्या लिखती? नूनू बेबी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 कितने O2 इंसीजर? upon 2 1 1 2 1 0 2 0 2 2102, यस, क्योंकि उसमें क्या नहीं होते? Premolars. प्रीमोलर मोलर्स नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, और लास्ट मोलर सिर्फ 2 होते हैं ना, मतलब लास्ट मोलर नहीं होता, इसलिए। Yes, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा बेबी का फॉर्मूला। इन्फेंट लिख सकते हैं, वो बेबी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। डन, yes दांत खत्म। ए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, क्या कमाल के इंसान हूँ मैं, 2 बार लिखती हूँ। हजर है तुम पे। बेटा 17 ईयर ओल्ड में तो सारे दांत होंगे ना, बच्चे का दूध के दांत टूटने के बाद नए वाले आ जाते हैं। नहीं टूटे तेरे, बता मैं तोड़ू, ठीक है। अब तुमको जो डालना है वो कुछ टर्म्स है, देखो ऐसा नहीं होता भाई, जरूरी थोड़ी है। हाँ तो अच्छा, वो अच्छा, हाँ खेल लिया तू, हाँ ठीक है। देखो अब एक बात, जितने भी दांत है क्या ये एक तरीके के दिख रहे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं? अलग अलग अलग-अलग. ये टर्म है, टर्म होगी हेटेरोडोंट, ठीक है। हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लेकिन शार्क का मुंह खोल के देखोगे तो उसमें एक जैसे दांत है, उसके बाद वो तुमको खा जाएगी, मुंह मत खोलने चले जाना उसका, ठीक है। दिवेश कह रहा है मैम मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, मैं तेरा तोड़ू दांत। अब ये जो जितने भी दांत है, क्या ये मसूड़ों से ऐसे लटक रहे हैं या उसके अंदर अच्छे से एम्बेडेड है? Embedded. embedded है। एम्बेडेड है ना, तो इसको हम कहते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। थीकोडोंट मतलब अच्छे से एम्बेडेड, ठोक रखे अंदर मुंह के, ठीक है, थीकोडोंट डेंटिशन है ये। ओके,
और हमारे जो मुंह में दांत है कितनी बार आते हैं, पहले मिल्क वाले टीथ आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर न्यू वाले टीथ आते हैं, परमानेंट वाले। तो इस टाइप की डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं? Diphydont. Diphydont. डाइफाइडोंट। डाई मीन्स दो, डाइफाइडोंट मीन दो बार आएंगे। देन Yes. डाइफाइडोंट डेंटिशन में वो कौन से दांत है जो एक ही बार आते, दो बार नहीं आते? Premolars. Molars और last molar. प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। ठीक है, तो इनमें डाइफाइडोंट कंडीशन नहीं आएगी। तो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो यहाँ खेल सकते हैं। याद रखना दांतों में सिर्फ दो ही एक्सेप्शन। चलो, तो ये रही हमारी दो टर्म्स। ठीक है, डाइफाइडोंट कर लिया हमने, हेट्रोडोंट कर लिया, थिकोडोंट कर लिया। मोनोफाइडोंट इन ह्यूमन मतलब जो इन्फेंट में होता है। प्री मोलर्स एंड लास्ट विजडम टूथ, इसे विजडम टूथ भी कहते हैं। विजडम टूथ और हम कहेंगे लास्ट मोलर। तो ये वो है जो मोनोफाइडोंट होते हैं। मोनो मतलब एक बार आएंगे। जो नए दांत आते हैं वो खुद से बनकर आते हैं, ऐसा नहीं होता। जो पुरानी ये मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों के नीचे ही दांत पड़े होते हैं। तो जब दूध के दांत टूटते हैं ना, तो ये नीचे वाले दांत ही ऊपर को आके निकल आते हैं। ठीक है, तो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके मसूड़ों में ही सारे दांत होते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो दांत ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, पुराने वाले टूट के। ठीक है, Yes, ma'am. चलो आ जाओ भाई। ओ ओ जल्दी जल्दी से लीड कर लेते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, तो इसलिए हम इसे हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं। एक नीट का क्वेश्चन ये बनता है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, नेम इन्होंने लिखे हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। राइट, नाउ अटैचमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ इन द ऑर्डर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 क्या फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ। ठीक है, तो हाफ अपर जो की लिख ली, हाफ लोअर जो की लिख ली, इस तरीके से। तो ये डेंटिस्ट फॉर्मूला बन गया। याद रखना हाफ पोर्शन को डिस्क्राइब करें। नाउ हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ एनेमल, जो हेल्प करता है इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब जैसे कपड़ों को ऐसे धोते हैं ना, वैसे मेस्टिकेशन ऑफ उसको मसल देने के लिए। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। तो एक क्वेश्चन बना है नीट का कि टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है मतलब मसल से अटैच है, यानी कि इट इज अ स्केलेटल मसल ना, जिसको हम अपनी मर्जी से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। राइट, सो इट इज अ स्केलेटल मसल। तो ये एक नीट का क्वेश्चन है, लिख लो। अब जो टंग होती है वो पीछे किसी बोन से अटैच होती है या ऐसी होती है? Bone से attach होती है. नाम क्या होता है उस बोन का? Hyoid. हायर्ड बोन की स्पेशल बात क्या है? मैम ये बोन के साथ अटैच नहीं है दूसरी. हाँ, हमारी हर एक बोन दूसरी बोन से अटैच है। सिर्फ हायर बोन एक लोती बोन है जो एक तरफ टंग से अटैच है और दूसरी तरफ किसी और बोन से अटैच नहीं है। सो इट डजंट अटैच विद एनी अदर बोन ऑफ अ बॉडी। तो हायर बोन पे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नाउ टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओवलर कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो ये जो तुम्हारी जीभ है जो नीचे वाले पार्ट से अटैच है ना, अगर मुंह खोल के ऐसे देखोगे यहाँ पर दिखेगा यार, टच कर लो, उसको फ्रेनुलम कहते हैं। मिला? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बहुत बढ़िया बात है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिलाe, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बर्ड्स। अब जो टंग के ऊपर की बात करने लगे, ये दांतों की बात, मैं दांत पढ़ा रही हूँ, टंग की बात कर रहे हैं। कहाँ है दांत? बताया नहीं इसने यार दांतों के बारे में ज़्यादा। कोई बात नहीं, टंग की बात करें, टंग बढ़ा देते हैं। मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हायर बोन से अटैच है और हायर बोन की स्पेशल बात है कि वो अकेला अकेला रहता है। अब जो टंग होती है, अगर तुमने कभी ढंग से ब्रश व्रश किया और टंग वंग ऐसे अच्छे से साफ करी है, तो टंग को अगर ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर क्या दिखता है? प्लेन होती है। हाथ लगा के No. देखना, No, No, ma'am. ma'am. हाथ लगा के देखना, देख नहीं रही, देख नहीं रही, मेरी नाक बहुत बड़ी है। रफ है कि स्मूथ है? Rough. रफ क्यों है? Because it bears papillae. और क्यों है वो पेपिला? Taste के लिए. टेस्ट के लिए. टेस्ट के लिए तो खाने में नमक था। नहीं, तो मैम टंग नमक रफ को फ्रिक्शन के लिए taste फूड उसमें- फ्रिक्शन के लिए। हाँ बेटा, अगर टंग स्मूथ होती, सोच तू ऐसे कुछ खाना रखती, फिसल जाता, नीचे गिर जाता या फिसल के अंदर चला जाता, तो उसको चबाने का मौका ही नहीं मिलता। दांत तो ढूंढते रहते, खाना कहाँ गया, वो तो चला गया अंदर, है ना। ऐसे फिर हर थोड़े दिन में तुम्हारे गले में कुछ ना कुछ फंस जाता है ना। अब हम डॉगी थोड़ी हमारे गले में हड्डी फंस जाए, राइट। तो हमारी जो टंग होती है वो स्मूथ इसलिए नहीं होती ताकि फ्रिक्शनल फोर्स दे सके। ठीक है, अब इसके ऊपर छोटे छोटे पेपिलाए होते हैं। पेपिलाए मतलब छोटी छोटी प्रोजेक्शंस। ठीक है, हर पेपिला इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्शन, थोड़ा थोड़ा सा सरफेस के ऊपर स्पेस बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग का सरफेस है टंग के ऊपर। अब हर पेपिलाए के अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। तो पेपिला एक बड़ी टर्म है, जैसे कि मैं तुम्हें हमेशा से बताती हूँ,
पेपिला एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर पड़े होते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो नीचे से न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं और दिमाग में सिग्नल भेजते हैं कि भैया ये टेस्ट है, दिमाग ही तो प्रोसेस करेगा ना। तो टेस्ट बर्ड्स कुछ पेपिलाए में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है। अब पेपिलाए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के पेपिला जो हमें पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर तुम्हारे आसपास शीशा, तो एक बार जीभ खोल के देखो और तुमको पीछे कुछ स्पेशल चीज़ दिखाई दे रही है, कोई देख सकता है? ढक के जाके देखो और ऐसे जीभ खोलो पूरा और देखना पीछे कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है। यूव्यूला। ये वो लटकता वो नहीं, और कुछ टंग के ऊपर देखो भाग के। यस मैम। क्या देखा? बड़ी तेज गया तू तो। मैम ऐसे छोटे छोटे फोड़ ऐसे दिख रहे हैं। वाह क्या आज का जब डिस्क्रिप्शन है इसकी भैया, बम्प्स नहीं कह सकता तो तू। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स तुमको दिखेंगे ना एंड में, कश करके देखना, ऐसे जीभ बाहर निकाल के उल्टी मत कर देना, ओए ये तुम मत करो। ठीक है, तो ये भी पेपिला ही होते हैं। तो चलो टाइप्स ऑफ पेपिला पढ़ ले फिर। यस मैम। ऐसे Yes, टंग कौन ma'am. से कलर की दिखती है? यस मैम। कौन? टंग बेटा, टंग ऑन कौन? ऐश्वर्या राय। पिंक पिंक सी। पिंक के ऊपर और कुछ दिखता है? किस चीज का कलर? पता वाइट नहीं। वाइट येलो छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट्स भी दिखते होंगे अगर तुम टंग साफ करते हो, ठीक है। अगर और कुछ दिख रहा है ना तो ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है तुम्हारा। किस टाइम साइल इज सेइंग डिपेंड, किस टाइम देख रहे हो बेटा? ब्रश करके तब देख रहा है तू, तो तू मुश्किल से ही करता होगा, तेरे हालात लग नहीं रहे मुझे। तो देखो पेपिलाए क्या होते हैं? पेपिलाए प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर हुआ तो ये पूछेगा, ऐसा अभी तक पूछा नहीं है, पर बता देती हूँ किसी किसी में टेस्ट बर्ड्स हैं, कुछ सिर्फ फ्रिक्शन के लिए तुम्हारी टंग में, तुम्हारी टंग को खुरदरा बनाने के लिए, ठीक है। अब टाइप ऑफ पेपिलाए हमें करना है फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवेलेंट, ठीक है। बहुत इजी है। फिलीफॉर्म कौन से होते हैं? जो तुम्हारी टंग के ऊपर व्हाइट ब्लड स्ट्रक्चर है ना, वो फिलीफॉर्म पेपिलाए हैं, छोटे छोटे। इनमें टेस्ट बर्ड होता है? नहीं, देखो व्हाइट है, सीधे साधे लोग हैं, कोई टेस्ट बर्ड नहीं है इसमें। तुम्हारी टंग में बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे छोटे से स्ट्रक्चर के होते हैं ये, लेकिन ये कोई भी टेस्ट बर्ड्स को कैरी नहीं करते, सिर्फ फ्रिक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट है, फ्रिक्शन देते हैं, टेस्ट बर्ड नहीं होता, व्हाइट कलर के होते हैं। डन। यस मैम। फंजी फॉर्म, यार फिली से तो फंजी बड़ा ही लग रहा है सुनने में। तो फंजी फॉर्म क्या होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, लेस इन नंबर एज कंपेयर टू फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म से कंपेयर करूँ तो नंबर कम होता है, लेकिन इनके पास टेस्ट बर्ड्स होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो तुम टेस्ट कर पा रहे हो इनका कंट्रीब्यूशन है उसमें। डन। मैम ये ब्लू कलर के होते हैं? नहीं यार, मैं ऐसे बना रही हूँ, तेरी टंग ब्लू दिख रही है, ब्लू दिख रही है, ऑक्सीजन की कमी है, चेक करा। उसके बाद आते हैं फोलिएट। फोलिएट हमारे बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, अडल्ट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो तुमको नहीं दिखेंगे, इसलिए हम इस पे जाएंगे भी नहीं ज़्यादा। अब आता है एक सर्कमवेलेंट। सर्कमवेलेंट वो वही है जो कोने में एंड में तुमको ऐसे मोचू मोचू दिख रहे थे, ठीक है। वेरी करता है, हर एनसीईआरटी हर बुक में नंबर थोड़ा अलग दिया होता है, इसका ज़्यादा नहीं होते हैं नंबर, 14 तक मिल जाते हैं। अब बैठ के काउंट मत करने लग जाना, अब घर वाले बोलेंगे पागल हो गया, जीभ खोल के बैठे शीशे के आगे। ये सर्कमवेलेंट पेपिलाए होते हैं और ये लीस्ट होते हैं नंबर में, इनका नंबर कम है, लेकिन एक ही पेपिला के अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर पड़े हैं टेस्ट बर्ड्स। तो ये नंबर में तो लीड्स होते हैं, लेकिन इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सर्कमवेलेंट पेपिलाए। डन। यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फिर। टंग डन। टंग का काम क्या होता है? खाने को इधर से उधर लेके जाना। सोचो तुम्हारे पास जीभ नहीं है, अब खाना इस तरफ काट लो, अब इधर कैसे लेके जाओगे? ऐसे तो जाओगे नहीं, तो जीभ ये काम कर देती है खाने को मूव कराने का। ओके, अब वैसे तो अब ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सुन लो कि जो टेस्ट कैसा आता है। ये वाला जो रीजन होता है ये मोस्टली स्वीट टेस्ट कर सकता है, नमक को साइड वाले पोर्शन लेता है, सौर कड़वा सॉरी खट्टा ये वाला पोर्शन करता है, बिटर पीछे जाके तुम्हें कोड़ा पता चलता है कि खाना भैया कोड़ा था, और बीच में उमामी होता है। उमामी बेसिकली वो चाइनीज सा फ्लेवर नहीं होता चाउमीन वाला, वो उमामी फ्लेवर उसको कहते हैं, ठीक है। वैसे तो अब आना नहीं चाहिए, पर मैंने बता दिया, तो मुझे बोलो ना, अभी निकल रहे थे। अब आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। कितने पेयर होते हैं? 2। 3 3 का पेयर होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 6। 6, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिस पे क्वेश्चन आ चुका है?
outside the buccal cavity. आउटसाइड द बकल कैविटी। आउटसाइड बकल कैविटी, है ना? आउटसाइड बकल कैविटी है तो अपन इसको लोकेट करेंगे। देखो 2 हाथ लो और यहाँ रखो। कान के बिल्कुल पास वाला जो रीजन है ये, अगली बार ज़्यादा नहा कराऊंगी अच्छे से। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर पता होता है तो सबसे पहले वाले तुम्हारे सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है? तो एक पेड़ तो यहाँ पड़ा है, ठीक है? मिल गया? यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. एक तो यहाँ पड़ा है, दूसरा पड़ा है तुम्हारी टंग के नीचे, तो बिल्कुल टंग के नीचे की तरफ एक पड़ा है। तो अब मैं उधर अगर उंगली लगाऊंगी तो मैं बोलूंगी कैसे, है ना? और दूसरा पड़ा है तुम्हारे जॉ के यहाँ पर नीचे इस तरफ को, ठीक है? एक पैर यहाँ पड़ा है बेटा, पैर पड़ा है, तो एक पैर टंग के नीचे पड़ा है, एक पैर यहाँ पड़ा है और एक पैर यहाँ पड़ा है। मिल गया? Yes, ma'am. तो Yes, सारा का ma'am. सारा कैसे डक्ट से आकर मुंह में खुलता है, डक्ट से आकर मुंह में खुलता है। तो इज इट एन एंडोक्राइन ग्लैंड और एन एक्सोक्राइन ग्लैंड? क्या क्वेश्चन बोला मैंने? एक्सोक्राइन। कैसे पता? बता, तू बड़ी इंटेलिजेंट है, बता कैसे पता? माइक बंद करके बोल रही मैंने तो तुक्का मारा था। एक्सोक्राइन कैसे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डक्ट्स में नहीं डालते। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स में छोड़ते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड तो बाहर पड़े हैं ना बकल कैविटी से, लेकिन खुल तो सलाइवा तो मेरे मुंह में है ना, तो यानी कि यहाँ पे सिक्रीशंस ओपन हुई है, थ्रू डक्ट्स आई है ये। तो ये एक्सोक्राइन हुआ या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन हुआ, राइट? तो सैलिवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़े बावले हो जो तुमको पता नहीं था, है? ये कौन है? आकांक्षा, ये हमारी बड़ी हो गई, ठीक है? तो देखो सबसे पहला ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, ये वाला था पैरट। पैरट बैठा भाई, पैरट जब बोलता है तो कानों पे हाथ रखने पड़ जाते हैं, कितना बोलता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, जैसे देखने से ही पता चल रहा है। फिर तुमको जो सेकंड ग्लैंड मिल रहा है वो मिल रहा है सब लिंगुअल। सब मतलब नीचे पड़ा है, लिंगुअल मतलब टंग के नीचे पड़ा है वो, ठीक है? तो अगर टंग को उठा के थोड़ा सा रब करोगे ना तो, क्योंकि यहाँ पे डक की सिक्रीशन खुलती है, देखो सब लिंगुअल ना अपनी सिक्रीशन भी यहीं खोलता है। तो अगर टंग के नीचे से उंगली लगाओगे तो मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है सब मैंडिबुलर, ठीक है? तो क्योंकि मैंडिबल के पास पड़ा है ना नीचे की तरफ, तो सब मैंडिबुलर वाला ये पेयर है। इस तरफ से मैंने साइड से दिखाया, ये तो एक दिख रहा है, वैसे पेयर है। तो ये अब यहाँ पड़ा है और ये कहाँ खुलता है? बिल्कुल इधर इस वाले पोर्शन में। मतलब कि जो तुम्हारा लॉर जो कि ये जो इंसीजर्स है ना, अंदर की तरफ अपनी जीभ को ऐसे रगड़ोगे तो यहाँ से वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा सलाइवा। ओके, तो ये 3 का पेयर है। डन? फिर से रिपीट करो। बोलो 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 जतिन। मैम ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे खुलता है? ये कान है ना, कान, इसके बिल्कुल इस तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ पर। यस मैम। ठीक है? जैसे तुम मेरे सामने हो, कभी कभार मेरा मन करे तुझे पीटने का, मैं जो खींच के थप्पड़ जहाँ मारूंगी वही पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है? यस मैम। नहीं जरूरत नहीं है इनके डक्स के नाम याद करने की, करना चाहता कर ले, रोकूंगी नहीं मैं तुझे, ठीक है? तो यहाँ पे जो दोनों सारा पेयर पड़ा है वो पैरोटिड ग्लैंड, जो नीचे की तरफ 2 का पेयर पड़ा है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और जो टंग के नीचे 2 का पेयर पड़ा है वो सब लिंगुअल ग्लैंड, लेकिन अंदर की तरफ है, बकल कैविटी में नहीं है। जब तुम शीशे के आगे अपना मुंह खोलते हो, जितना पार्ट तुमको दिख रहा है वो तुम्हारी बकल कैविटी है। सैलिवरी ग्लैंड नहीं दिख रही ना, तो दैट इज आउटसाइड बकल कैविटी। हाँ, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। डन? डन Yes. मैम। बहुत बढ़िया, सब मस्त बना रखा है सच्चा। देखो अब बात करते हैं सलाइवा की। जो सलाइवा इसने बनाया, तो ये ग्लैंड्स ने सलाइवा बना के मुंह में भेज दिया, लेकिन सलाइवा की खास बात क्यों है? तो सलाइवा इज व्हाट? थू थू दो, ये आ गया सलाइवा। क्या गया इसमें? इसमें है पानी, क्योंकि जल है तो कल है। इसमें आयन जैसे कि सोडियम आयन एंड सो ऑन। इसमें है कुछ एंजाइम्स, एंजाइम पे आता है क्वेश्चन। और इसका पीएच, इसका पीएच होता है 6.8। एसिडिक है बेसिक है? बेसिक। बेसिक। स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 होता है न्यूट्रल ना, तो लगभग 6.8 है। अब इसके पास 2 एंजाइम है, एक है लाइसोजाइम और एक है सैलिवरी माइलिन। लाइसोजाइम कहाँ पड़ा था? कौन से सिस्टम का पार्ट है ये लाइसोजाइम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। कौन बनाता है इसको? नलाइको, कौन बनाता है इसको? सेल के अंदर कौन बनाता है लाइसोजाइम? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बनाते हो। लाइसोजाइम के अंदर का पीएच क्या होता है? 5.2।
5 to 5.5 तक चलता है। ठीक है, ये बच्ची अच्छी है, नाइस। सेलिवरी अमाइलेज क्या होता है? सेलिवरी अमाइलेज को काम करने के लिए क्लोराइड आयन की जरूरत है। ठीक है, ये है क्लोराइड आयन, ये लिख लो, ये नीट का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर बोलोगे बड़ा नहीं था। क्लोराइड आयन जब ये होता है ना तभी सेलिवरी अमाइलेज काम कर पाता है। ठीक है, अब सेलिवरी अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम क्या करता है? ये करता है किल बैक्टीरिया। आए बैक्टीरिया मेरे मुंह में, उसे तोड़ फोड़ दिया जाएगा। लेकिन सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है? इसको पसंद होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा जो चीज जिसकी डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन हमारे बॉडी में सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो जब तुमने बर्गर खाया था सबसे पहले जिसकी डाइजेशन मुंह में केमिकली स्टार्ट हुई थी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। मैकेनिकल डाइजेशन होता है टूटना, तो मैकेनिकली तो सब टूट गया दांतों की वजह से, प्रोटीन फैट सबको तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन केमिकली जो ब्रेक डाउन होता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है, वो करता है सेलिवरी अमाइलेज, जो हमारे सलाइवा में होता है। सेलिवरी अमाइलेज का दूसरा नाम पता करके आना नालायक को। देखो एलिन। क्या यार, होमवर्क नहीं देने दिया इसने मुझे, टैलेंट नहीं मुझे ऐसे बच्चे। तो बेटा जो मुंह में स्टार्च था उसका सिर्फ 30%, मतलब अगर तेरे मुंह में 100% स्टार्च था उसमें सिर्फ 30% है जो डाइजेस्ट कर पाएगा। कौन? सेलिवरी अमाइलेज। इसलिए कहते हैं ना खाने को देर तक चबाना चाहिए। तो जब तुम देर तक चबाते हो ना, सेलिवरी अमाइलेज को मौका मिलता है स्टार्च को तोड़ने का। तो तुम्हारे पूरे मुंह में जितना खाना है उसमें से 30% लगभग स्टार्च को वो तोड़ देता है। तो स्टार्च का तो कोई मीठा टेस्ट नहीं होता, लेकिन वो स्टार्च को तोड़ता है मेल्टोज में। तो ये सब होता है क्या? स्टार्च, मेल्टोज, ग्लूकोज की बड़ी बड़ी चेन होती है। ठीक है, तो मेल्टोज जो होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ दो तो दैट इज मेल्टोज। मेल्टोज होता है मीठा, स्वीट। इसलिए अगर तुम कुछ भी खाओ, तुम नमकीन भी खाओ, अगर तुम उसको थोड़ी देर के लिए चबा रहे हो ना, चबाते रहोगे तो मुंह में मीठा मीठा टेस्ट आने लग जाएगा। दैट मीन्स 30% स्टार्च डाइजेशन हो चुका है मुंह पे, तो चबा के खाना खाना चाहिए। ठीक है, डन। ये आएगा क्वेश्चन। 30% होता है कार्बोहाइड्रेट का। चले आगे। यस मैम। जब तुम्हारे मुंह से, ये रहा साहिल का मुंह, तो जब साहिल के मुंह से कोसने वोसने के बाद, कलेश करने के बाद सारा का सारा खाना निकला, तो ये जो खाना निकला अब ये गया किसकी तरफ? पैरिंग से होते हुए कहाँ जाएगा? कौन सी? ऑइसोफेगस। आइसोफेगस है। आइसोफेगस, आइस में उंगली मार दूंगी मैं तेरी। आइसोफेगस कहाँ है? आई ईसोफेगस है भैया, आइसोफेगस तो नहीं है। तो ये जो ईसोफेगस में जा रहा है, इस खाने में क्या क्या है? पहले तो ये थोड़ा तहस नहस हो गया, फिर इसके अंदर है सलाइवा, है ना, इसके अंदर है सलाइवा के एंजाइम्स, है ना, इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर टूटा हुआ कार्बोहाइड्रेट, मेल्टोज भी हो गया अब तो इसके अंदर, राइट। तो इस ये जो गोला बन जाता है खाने का, इसको हम क्या बुलाते हैं? बॉल जैसा बन जाता है, इसे हम कहेंगे बोलस। बॉलस। तो बेटा मुंह से खाना तुम्हारे ईसोफेगस से ट्रेवल करके स्टमक तक जाता है, तब तक मुंह से बुलाते हैं बोलस। ये इंपॉर्टेंट नाम है। डन। यस बहुत बढ़िया। यस मैम। टाइम खत्म होगा, मजा आ रहा था मुझे। ठीक है जाओ, दुख हुआ मुझे, कोई बात नहीं, कल पढ़ा दूंगी।